तेल और पेट्रोलियम के खोज से पहले लोग ऊर्जा के लिए बहुत कम स्रोतों पर निर्भर रहते थे। दिन में सूरज की रोशनी में काम हो जाता था, पर सूर्य डूबते ही जिंदगी मानो थम जाती और सब कुछ अंधेरे में डूब जाता। रात में रोशनी के लिए लकड़ी जलाना, कोयले की लौ या जानवर की चर्बी से बना तेल जलाना आम तरीका था। ये रोशनी के साधन महंगे पड़ते थे और तेजी से बुझ भी जाते थे। 17वीं शताब्दी से 19वीं शताब्दी की शुरुआत तक यूरोप और अमेरिका में व्हेल ऑयल यानी तिमिर का तेल सबसे मूल्यवान ईंधन माना जाता था। लोग विशाल समुद्रों में तिमियों का पीछा करते और उन्हें मारकर उनके शरीर से तेल निकालते। इसी तेल से घरों के दिए जलते और शहरों की सड़कों तक रोशन हो उठती थीं। पर इस रोशनी की कीमत भयानक थी। हर साल हजारों तिमियों की जानें खत्म हो जाती, जिससे अमीरों के घर जगमगाते थे। पर आम लोग फिर भी अंधेरे में ही दिन बिताते रहे। धीरे धीरे तिमियों की आबादी इतनी कम हो गई कि लोग समझ गए यह तरीके से रोशनी उपलब्ध कराना दीर्घकालिक समाधान नहीं हो सकता। 19वीं सदी के बीच आते आते रोशनी की मांग बढ़ने लगी, लेकिन व्हेल का तेल मिलना मुश्किल और बेहद महंगा हो गया था। तब लोगों ने सोचा अब ऐसा कोई नया ऊर्जा स्रोत ढूंढना होगा जो सस्ता, टिकाऊ और हर जगह उपलब्ध हो। और यही खोज इंसान को पहुंचा देती है क्रूड ऑयल और पेट्रोलियम के उस दौर में जिसने दुनिया बदल दी। दिलचस्प बात यह है कि तेल इंसान के लिए बिल्कुल नई चीज नहीं थी, बस उसकी असली शक्ति को अब तक कोई समझ नहीं पाया था। हजारों साल पहले इंसान प्राकृतिक डामर का इस्तेमाल करता था, घर बनाने, दीवारें मजबूत करने और नावों को पानी के नुकसान से बचाने के लिए। पूर्वी और एशियाई लोग उस वक्त इस कच्चे तेल का इस्तेमाल दवा, मसाले और आग जलाने के लिए करते थे। अजरबैजान जैसी जगहों पर लोग सैकड़ों सालों से जमीन की ऊपरी परतों से हाथों से तेल निकालते आ रहे थे, मगर ये सब प्रयास बहुत छोटे स्तर के थे। असली कहानी तो अभी शुरू भी नहीं हुई थी। सन 1846 में कनाडा के वैज्ञानिक अब्राहम गेसनर ने इतिहास रच दिया। उन्होंने सबसे पहले केरोसिन का आविष्कार किया। यह केरोसिन कोयले और तेल से तैयार किया गया था और जल्द ही यह सस्ता और आसानी से मिलने वाला रोशनी का स्रोत बन गया। इस खोज ने इंसानों को पहली बार व्हेल ऑयल पर पूरी तरह निर्भर रहने से आजादी दिलाई। लेकिन असली क्रांति आई 1859 में, जब अमेरिका के पेंसिल्वेनिया में दुनिया का पहला सफल ऑयल वेल ड्रिल किया गया। इससे पहले लोग जमीन पर अपने आप निकलने वाले तेल को इकट्ठा करते थे, लेकिन पहली बार मशीनों के जरिए धरती के भीतर से तेल निकालना संभव हुआ। यही छोटा सा कुआं आज की मॉडर्न ऑयल इंडस्ट्री की नींव बना। शुरुआती दिनों में इस तेल से मुख्य रूप से केरोसिन बनाया जाता था, जो लालटेन में रोशनी करने के लिए इस्तेमाल होता था। फिर जब दुनिया में इलेक्ट्रिक बल्ब का जमाना आया तो रोशनी के लिए केरोसिन की जरूरत घटने लगी। लेकिन तभी इतिहास ने नया मोड़ लिया, क्योंकि एक नई क्रांति आने वाली थी जो पूरी दुनिया को बदल देगी। इंजन और मोटर गाड़ी के आविष्कार के बाद तेल की कीमत और जरूरत आसमान छूने लगी। अब तेल सिर्फ रोशनी नहीं देता था, बल्कि मशीनों, कारों, जहाजों और हवाई जहाजों की जान बन गया। ड्रिलिंग तकनीक के बाद अमेरिका में शुरू हुई ऑयल रश, जहां हर कोई तेल की खोज में पागल हो उठा। थोड़े ही वक्त में सैकड़ों ऑयल वेल खोदे गए, नए शहर बस गए और तेल बन गया दौलत और ताकत की पहचान। यह ऑयल मैडनेस जल्दी ही रूस, वेनेजुएला और मिडिल ईस्ट तक फैल गई।
जहां धरती के नीचे छिपे थे तेल के सबसे बड़े खजाने। 20वीं सदी की शुरुआत में तेल सिर्फ ऊर्जा का जरिया नहीं रहा, बल्कि पूरी आधुनिक सभ्यता की लाइफलाइन बन गया। लेकिन इसके साथ एक बड़ी भ्रांति भी फैल गई और मुमकिन है कि आप भी उसे सच मान बैठे हों। आज भी बहुत से लोग यह मानते हैं कि पेट्रोलियम डायनासोर के शरीर से बना है, लेकिन असल में यह बात बिल्कुल गलत है। वास्तव में तेल का निर्माण हुआ है बहुत छोटे समुद्री जीवों से, जैसे शैवाल और प्लैंकटन। जब ये सूक्ष्म जीव मर गए तो उनके शरीर समुद्र की गहराई में जाकर मिट्टी और गाद की परतों के नीचे लाखों सालों तक दबे रहे। लाखों सालों की गर्मी और दबाव के कारण ये जैविक अवशेष धीरे धीरे पेट्रोलियम में बदल गए। और चौंकाने वाली बात यह है कि यह प्रक्रिया डायनासोर के जन्म से भी बहुत पहले, करीब 25 से 36 करोड़ साल पहले हुई थी। लेकिन असली सवाल यह है, डायनासोर से तेल वाली यह धारणा आखिर लोगों के दिमाग में आई कैसे? 1930 के दशक में अमेरिका की सिंक्लेयर ऑयल नाम की एक कंपनी ने अपने तेल के ड्रम और विज्ञापनों में डायनासोर की तस्वीरें इस्तेमाल करनी शुरू की। डायनासोर की यह छवि और थीम इतनी मशहूर हो गई कि 1932 में कंपनी ने उसे अपना आधिकारिक लोगो बना लिया। विज्ञापनों, पैकेजिंग और बच्चों के खिलौनों में जब हर जगह डायनासोर दिखाई देने लगा तो आम लोगों को लगने लगा कि शायद तेल का डायनासोर से कोई गहरा संबंध है। तेल के डिब्बों, लोगो, विज्ञापनों और खिलौनों में डायनासोर की तस्वीरों ने लोगों के मन में धीरे धीरे एक गलत धारणा बैठा दी। यहां तक कि आज भी कई लोग उस गलतफहमी को सच्चाई समझते हैं। काला तेल यानी ब्लैक गोल्ड जितना अधिक किसी देश के पास होता है, उतनी ही ज्यादा होती है उसकी दौलत और शक्ति। तेल की मांग और कीमत इतनी ऊंची है कि हर महीने दुनिया के अलग अलग देशों में सैकड़ों नए कुएं खोदे जाते हैं। कुछ बड़ी एनर्जी कंपनियां तो हफ्ते के भीतर भी नए कुएं तैयार कर देती हैं, लेकिन उन कुओं से तेल निकालना आसान नहीं होता। इसके लिए चाहिए उन्नत तकनीक, लंबा समय और बहुत पैसा। अपरिष्कृत कच्चा तेल धरती की गहराइयों में लगभग 1.5 से 4 किलोमीटर नीचे करोड़ों साल पुरानी कठोर चट्टानों के बीच कैद रहता है। इस तेल तक पहुंचने के लिए जो ड्रिलिंग मशीनें चलती हैं, उनकी शक्ति इतनी अधिक होती है कि वे जमीन में छेद कर करके गहराई में उतरती चली जाती हैं। मशीन चट्टान तोड़कर अपना मार्ग बनाती है और नीचे उतरी रहती है, और यह काम वाकई बहुत खतरनाक होता है। इतनी गहराई पर तापमान और दबाव बहुत अधिक होता है, इसलिए एक छोटी सी गलती भी जानलेवा विस्फोट का कारण बन सकती है। तेल निकालने में लगे कर्मी हर क्षण जान की बाजी पर चलते हैं। एक छोटी सी चूक पूरी टीम के लिए विनाशकारी हो सकती है। तेल मिलने के बाद असली संघर्ष शुरू होता है, कड़ी मेहनत और नियंत्रण की लड़ाई। शुरुआत में जब दबाव सबसे ऊंचा होता है तो कच्चा तेल खुद ब खुद फटकर जमीन की सतह की ओर उछलने लगता है। जब तेल का प्राकृतिक दबाव कम हो जाता है तब एक विशाल पंपिंग मशीन का इस्तेमाल किया जाता है। बाहर से देखने पर यह बस एक झूलती हुई लोहे की मशीन लगती है, लेकिन इसकी असली ताकत मिट्टी के सैकड़ों मीटर नीचे तक जाती है। यह मशीन धीरे धीरे धरती के भीतर से कच्चा तेल ऊपर खींच लाती है। जब तेल ऊपर आ जाता है तो उसे पाइपलाइन और बड़े टैंकरों के जरिए रिफाइनरी भेजा जाता है, यानी उस जगह पर जहां कच्चे तेल को प्रोसेस किया जाता है। और यही वह जगह है जहां कहानी सच में रोमांचक मोड़ लेती है। कई लोग यह मानते हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी किसी गल्फ देश में होगी, लेकिन असलियत
बिल्कुल इसके उलट है। दुनिया की सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी हमारे अपने देश भारत में है, गुजरात के जामनगर में। इस अद्भुत जगह का नाम है रिलायंस इंडस्ट्रीज की जामनगर रिफाइनरी। अगर एक लाइन में कहें तो हर दिन यहां 1.2 मिलियन बैरल से भी ज्यादा कच्चा तेल प्रोसेस किया जाता है। 7,500 एकड़ में फैला यह इलाका इतना विशाल है कि यहां की बिल्डिंग्स, पाइपलाइन और टैंक देखकर ऐसा लगता है जैसे कोई मिनी सिटी खड़ी हो। इस रिफाइनरी से तैयार पेट्रोल, डीजल, केरोसिन और डामर जैसी चीजें 100 से भी ज्यादा देशों में भेजी जाती हैं। अब जानते हैं कि कच्चे तेल को रिफाइन करने के बाद कैसे हमें अलग अलग पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स मिलते हैं। जमीन से निकला कच्चा तेल गाढ़ा, काला और तीखी गंध वाला होता है। इस रूप में यह सीधे उपयोग के लायक नहीं होता। रिफाइनिंग के दौरान तेल के अलग अलग घटकों को अलग किया जाता है, जिससे पेट्रोल, डीजल और केरोसिन जैसे ईंधन तैयार होते हैं, जो आज के जीवन में बेहद जरूरी हैं। इन महंगे ईंधनों की वजह से कच्चे तेल को ब्लैक गोल्ड यानी काला सोना कहा जाता है। कच्चे तेल में विभिन्न आकार और वजन के हाइड्रोकार्बन होते हैं, इसलिए इन्हें अलग अलग करना जरूरी होता है। इन अंतर को पहचान कर उन्हें अलग करने की प्रक्रिया को फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन या विभाज्य आसवन कहा जाता है। अंत में कच्चे तेल को एक ऊंची स्तंभ जैसी टंकी में डाला जाता है। इसे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम कहा जाता है। जब तेल को लगभग 350 से 400 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है, तब इसके घटक अलग अलग तापमान पर भाप में बदलकर ऊपर उठते हैं और अलग अलग स्तरों पर जमा हो जाते हैं। जब भाप टावर के अंदर ऊपर की ओर बढ़ती है तो वह विभिन्न ऊंचाइयों पर ठंडी होकर अलग अलग स्तरों पर जमा हो जाती है। यही वो पल है जब साधारण दिखने वाला काला तरल, जो बेकार लगता है, हमारे जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण ईंधन में परिवर्तित हो जाता है। अब जरा सोचिए, कंडेंसेशन में वास्तव में क्या होता है। एक उदाहरण लीजिए, नमक मिले हुए पानी से भरा गिलास। सिर्फ देखने पर यह समझना कठिन होता है कि नमक और पानी को अलग कैसे किया जाए, लेकिन जैसे ही पानी को गर्म किया जाता है, सब कुछ बदल जाता है और अंतर साफ साफ दिखाई देने लगता है। पानी का उबाल बिंदु 100 डिग्री सेल्सियस होता है, जबकि नमक के लिए यह तापमान उससे कहीं ज्यादा होता है। इसलिए सबसे पहले पानी भाप में बदलकर ऊपर उठ जाता है, जबकि नमक नीचे रह जाता है। जब यह भाप किसी ठंडी सतह से टकराती है तो यह छोटे छोटे पानी की बूंदों में बदलकर अलग बर्तन में इकट्ठा हो जाती है। नतीजा ये कि एक तरफ नमक रह जाता है और दूसरी तरफ हमें शुद्ध पानी मिलता है। इस पूरी प्रक्रिया को संघनन या कंडेंसेशन कहा जाता है। भाप को ठंडा करके फिर से तरल रूप में बदलने की प्रक्रिया। इसी तरह कच्चे तेल को विभाजित किया जाता है। भारी तत्व एक जगह जमते हैं, हल्के तत्व ऊपर के स्तर पर, और यहीं से वो ईंधन बनते हैं जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी चलाते हैं। इस टावर का सफर ऊपर से शुरू होता है। सबसे ऊपर जमा होता है एलपीजी, यानी वही गैस जो हम रसोई में इस्तेमाल करते हैं। उसके ठीक नीचे पेट्रोल जमा होता है, जिसे हम कार और बाइक चलाने के लिए उपयोग करते हैं। अगले स्तर पर नेफ्था मिलता है, जो प्लास्टिक, केमिकल और दवाइयों बनाने का मुख्य कच्चा माल है। और नीचे केरोसिन और एटीएफ होते हैं, जो विमान टरबाइन ईंधन के रूप में उपयोग होते हैं। उससे और नीचे डीजल है, जो भारी वाहनों जैसे ट्रक, बस और ट्रेन आदि चलाते हैं। और भी नीचे ल्यूब्रिकेटिंग तेल होता है, मोटा तेल जो इंजन के हिस्सों को चिकना रखता है। फिर नीचे फ्यूल ऑयल आता है,
जो बड़े फैक्ट्री और जहाजों में बर्न किया जाता है। सबसे निचले स्तर पर असफाल्ट डामर मिलता है, सड़क बनाने की काली परत। पर यह सब खत्म नहीं है। रिफाइनिंग में सल्फर और हाइड्रोजन जैसे पार्श्व उत्पाद भी बनते हैं। और हां, जो पेट्रोलियम जेली आप स्किन केयर या लैंप में देखते हैं, वह भी कच्चे तेल का ही हिस्सा है। एक बैरल 159 लीटर कच्चे तेल को रिफाइन करने पर पेट्रोलियम उत्पादों की एक पूरी श्रृंखला बनती है। अनुमान के तौर पर लगभग 72 लीटर पेट्रोल, 34 लीटर डीजल, 14 लीटर केरोसिन, शेष भाग लुब्रिकेंट, डामर, प्लास्टिक और विभिन्न रसायनों में परिवर्तित हो जाता है। पेट्रोल बनने के बाद यह लंबी भूमिगत पाइपलाइन से टर्मिनल तक पहुंचता है। फिर वहां से ट्रक या टैंकर में भरकर आपके नजदीकी पेट्रोल पंप तक पहुंचाया जाता है। रिफाइनरी से विशाल टैंकरों में पेट्रोल भरकर देश के अलग अलग पेट्रोल पंपों तक भेजा जाता है। लेकिन टैंकरों में पेट्रोल भरना उतना सरल काम नहीं है जितना आपके वाहन में पेट्रोल भरना होता है, क्योंकि अगर यहां थोड़ी सी भी आग की चिंगारी गिर जाए तो पल भर में भयंकर विस्फोट हो सकता है। इसी वजह से सुरक्षा के तौर पर हर पेट्रोल टैंकर को सबसे पहले ग्राउंडिंग केबल से जोड़ा जाता है, जिससे उसमें जमा हुई स्थैतिक बिजली पूरी तरह से खत्म हो जाती है। इसके बाद विशेष सेंसर और पाइप्स की मदद से पेट्रोल के वाष्पों को वापस इकट्ठा किया जाता है, ताकि वह हवा में मिलकर किसी तरह का विस्फोट या आग का खतरा न बनाए। इन सभी सुरक्षा उपायों के पूरा होने के बाद रोजाना लाखों लीटर पेट्रोल सुरक्षित रूप से देश के विभिन्न पेट्रोल पंपों तक पहुंचाया जाता है। दोस्तों, अगर आपने यहां तक वीडियो देखा है तो यकीनन यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो अब पास में दिख रही वीडियो पर क्लिक करें